प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम भूकंप के ऊपर चर्चा करेंगे। भूकंप एक ऐसा विषय है जो हर एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण रहता है और भूकंप में से कभी न कभी इन एग्जामों के अंदर प्रश्न आते रहते हैं, चाहे वो आपका CET का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो रीट का एग्ज़ाम हो। तो हम भूकंप के ऊपर चर्चा करेंगे। भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप के आने के कारण क्या रहते हैं। भूकंप पृथ्वी की तीन परतें हैं, तीन परतें हैं। सबसे ऊपर की परत भूकंप की, सेकंड और थर्ड परत आपकी तीन परतों में सबसे ऊपर की जो परत है ऊपर की, इसके अंदर कंपन को भूकंप कहते हैं। ऊपर की परत का कंपन होना भूकंप कहलाता है। इस परत में कंपन के होने के पीछे कारण क्या रहते हैं? इसके पीछे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और कृत्रिम कारण भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कारणों में कौन कौन से रह सकते हैं? ज्वालामुखी, विवर्तनिक खतरे, संतुलन, सुवहनीय धारा, ये सब चीजें भूकंप के आने के रीजन है, कारण है। कृति में क्या रह सकता है? हम जो भी परमाणु परीक्षण करते हैं, परमाणु परीक्षण जो हम करते हैं उसके कारण भी भूकंप के ऊपरी परत के अंदर कंपन महसूस किए जाते हैं, जिसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, पृथ्वी के ऊपरी पर जहां से भूकंप उत्पन्न होगा, करीब की गहराई 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई भी हो सकती है। जिस स्थान से भूकंप उत्पन्न होगा उस स्थान को भूकंप मूल कहा जाता है या उद्गम क्षेत्र। और जहां सबसे पहले भूकंप पहुंचता है, जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप पहुंचेगा उस स्थान को हम क्या करेंगे? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र भूकंप मूल से 90 डिग्री एंगल पर अधिकेंद्र होता है और सबसे पहले भूकंपीय तरंगें किस क्षेत्र पर पहुंचती हैं? ये बहुत बारी परीक्षाओं के अंदर प्रश्न रहा है। वो सबसे पहले अधिकेंद्र पर ही पहुंचती है। अधिकेंद्र को एपिसेंटर बोल देते हैं। एपिसेंटर और इसको फोकस भी बोल सकते हैं। केवल क्या आता है कि इंग्लिश वर्जन की बजाय इसको हिंदी में ऐसे लिख देते हैं इसको कि भूकंप जहां से उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ये भी डाल दे, अलग डाल दे, एपिसेंटर वाले से लिख सकते हैं। एपिसेंटर याद रखना इन चीजों को कि सब उद्गम क्षेत्र, मूल, फोकस, ये सारे एक ही नाम है, ये सारे एक ही है। और अधिकेंद्र और एपिसेंटर एक ही क्षेत्र। तो ये भूकंप का क्षेत्र 50 से लेकर 100 के ऊपर हो सकता है। जब भूकंप शुरू होता है उद्गम क्षेत्र से, मूल से, वहां से 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। कौन कौन से?
पी तरंग, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंगों को पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंगों को हम प्राथमिक तरंगें भी कह देते हैं। प्राथमिक तरंगें या अनुदैर्ध्य तरंगें। एस तरंगों को हम गौण, अनुप्रस्थ तरंगें। एल तरंगों को धातवीय तरंगें भी कह देते हैं। पी तरंगें ठोस, द्रव और गैस माध्यम से गुजर सकती है। और एस तरंगें ठोस और द्रव माध्यम से गुजर सकती हैं। और एल धातवीय जो तरंग है, ये पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है में लहरें या लहरों के रूप में चलती है। पी तरंगें कंपन करते हुए आगे बढ़ती है। एस तरंगें समकोण पर आगे बढ़ती हैं और एल तरंगें लहरों के रूप में आगे बढ़ती हैं। सबसे अधिक जनधन की हानि वो किससे होगी? एल तरंगों से। सबसे अधिक गति किस तरंगों की होती है? सबसे अधिक गति इन तरंगों की, पी तरंगों की। पी तरंगें द्रव के अंदर गति कम हो जाती है और ठोस माध्यम में गति अधिक हो जाती है। पी तरंगें पी तरंगें पृथ्वी के केंद्र से गुजर सकती हैं और एस तरंगें केंद्र से नहीं गुजरेंगी और वो एस तरंगें केंद्र से नहीं गुजर सकती, मतलब करोड़ से नहीं गुजर सकती। करोड़ से नहीं गुजर सकती और पी तरंगें करोड़ से गुजर सकती है। क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र है, जो करोड़ है, ये द्रव अवस्था के अंतर्गत आता है। पी तरंगें केंद्र से गुजर सकती हैं और एस तरंगें केंद्र से नहीं गुजरेगी। जहां एस तरंगें पहुंचती हैं वहां पर 105 डिग्री का कोण बनता है। 105 से 105 यहां पर एस तरंगें नहीं पहुंच सकती। कहां से कहां तक? 105 से 105। यह क्षेत्र एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है।
छाया क्षेत्र कहलाता है। पी तरंगों का जो कोण है 145 डिग्री, 105 से 145 के बीच में एस तरंगे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पी तरंगे केंद्र से गुजर के वक्र बनाते हुए आगे बढ़ती है, वक्र बनाती है और वक्र के हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ वक्र नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पी तरंगे भी नहीं पहुंच पाएंगे। 105 से 145, 105 से 145 के मध्य में पी तरंगे नहीं पहुंच पाएंगी और यह पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाएगा। भूकंप की बात हो रही थी। अगर धरातल पर भूकंप आता है और इसमें कंपन उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाएगा? भूकंप। अगर स्थल भाग के ऊपर मान लीजिए समुद्र का पार्ट है, जल है, अगर यही घटना अगर यहाँ होती है, यहाँ समुद्रों के अंदर लहरें बन जाती हैं और लहरें बनने से ये स्थल भाग को प्रभावित करती हैं, स्थल भाग को, तो इसे हम सुनामी कह सकते हैं। अगर पृथ्वी के अंदर गहराई के अंदर इसकी अधिक गहराई है और अंदर मैग्मा का निर्माण है तो भूकंप के द्वारा मैग्मा भी स्थल भाग के ऊपर पहुंचता है और यही सेम क्रिया इसकी ज्वालामुखी कहलाएगी। क्रिया वही सेम है, इसमें सिर्फ तरंगों के द्वारा कंपन उत्पन्न हो रहा है। यहाँ तरंगों के द्वारा समुद्री के अंदर परत जो है, कली जो है, गहराई जो है, इसमें दरार से समुद्र का जल अंदर आने से और एक इसमें लहरें बन जाती हैं जो कि लहरों को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी अत्यधिक ये जापान के अंदर अधिक आती है। अगर इस क्रिया के अंदर द्रवित गहराई के अंदर जो मैग्मा का निर्माण है तो मैग्मा उन संवहनीय धाराओं के द्वारा सबके साथ धरती के ऊपर पहुंचता है जो कि बाहर करने के बाद में लावा कहलाता है और वातावरण के संपर्क में आने के बाद ये यहाँ पर क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। ऐसी घटना ज्वालामुखी कहलाएगी, ये घटना सुनामी कहलाएगी, ये घटना भूकंप कहलाएगी। भूकंप के आने से पहले जब भूकंप आता है, जब ये क्रियाएं होती है, भूकंप के आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। रेडॉन एक गैस का नाम है जिसकी वायुमंडल में वृद्धि हो जाती है, रेडॉन गैस की, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप आने की पूरी संभावना है। भूकंप तीन तरह के होते हैं। सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती और गहरे।
भूकंप है वो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई हो सकती है, और 50 से 250 किलोमीटर की गहराई के बीच के मध्यवर्ती भूकंप कहलाएंगे, और 250 से 700 किलोमीटर की गहराई तक वो तो बड़े भयानक, हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी वाली टाइप रहेंगे। भूकंप के दौरान जो ऊर्जा बाहर निकलती है, उस ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहा जाता है। प्रत्यास्थ ऊर्जा कहा जाता है। जो भूकंप के आने से ऊर्जा बाहर निकलती है। चलो इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट भूकंप से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, उसके प्रभाव, उसके उपाय। ओके, थैंक यू।